Hello bachcho, let's see this question. And here this question says statement 1, collateral is an asset owned by the borrower and used as a guarantee to the lender. Collateral जो है वो एसेट होती है, बोरोवर की जो उधार लेता है उसकी एसेट होती है और वो एक गारंटी के तौर पे लेंडर को देता है। स्टेटमेंट 2 है, इनफॉर्मल सेक्टर्स आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आपके यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मार्क करना है। रीड करते हैं ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कोलेट्रल की, तो कोलेट्रल क्या होता है? ये सच में वो एसेट होती है जो बोरोवर के पास होती है और बोरोवर इसी एसेट को लैंडर को देता है और बदले में लैंडर से क्या लेता है? उधार में पैसा लेता है। और वो क्यों देता है उसको? कोलेटरल एक गारंटी के तौर पे कि मान लो कल को बोरोवर किसी भी कारण से पैसा नहीं चुका पाया लैंडर का, तो लैंडर के पास में ये अधिकार है कि वो बोरोवर की एसेट को बेचकर अपने लोन का पैसा रिकवर कर ले। ठीक है, तो कोलेटरल ये होता है। कोलेटरल को और जानते हैं। कोलेट्रल इज एन एसेट, ये एक संपत्ति होती है दैट आर बोरोवर्स ओन, जो कि बोरोवर की होती है। लाइक हाउस हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं उसके। जैसे आपने देखा होगा ना कि गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड देते हैं, बदले में पैसा ले लेते हैं। और वो गोल्ड किसका होता है? बोरोवर का होता है। द ओनर कैन यूज दिस कोलेट्रल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। अब ओनर जो है, बोरोवर जो है, वो इस कोलेट्रल का इस्तेमाल कर सकता है बैंक से लोन लेने के लिए। इट इज यूज्ड एज अ गारंटी बाय द ओनर। ये ओनर के द्वारा, ओनर कौन? बोरोवर। बोरोवर के द्वारा एक गारंटी के तौर पे यूज किया जाता है कि इफ द ओनर इज अनेबल टू रीपे द लोन, कि अगर मान लो किसी भी कारण से जो ओनर है या फिर जो बोरोवर है वो लोन रीपे कर पाने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, देन द बैंक हैज़ द राइट टू सेल हिज कोलेट्रल एंड रिकवर द लोन अमाउंट। तो बैंक के पास अधिकार है कि वो कोलेट्रल की जो संपत्ति है, जो भी हाउस हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई सी भी गोल्ड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, उनको बेच के अपने लोन का पैसा रिकवर कर लें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर्स की, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है? देखो, फॉर्मल में तुम्हारे आ जाएंगे बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो तुम लोन लेते हो, जिसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क होता है, वो तो फॉर्मल सेक्टर होते हैं लोन के। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इसके लिए कोई पेपर वर्क रिक्वायर नहीं होता है, किसी तरीके का कोलेटरल भी आप नहीं देते हो बदले में कई बार तो। और आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या लैंडलॉर्ड से जो पैसा लेते हो उधारी पर, वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट होता है। और देखो, आपने ये लोन लिया इनफॉर्मल सोर्स से, किसी को पता ही नहीं लगा इसके बारे में, तो ये वाला जो लोन होता है ना, इसको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि इनफॉर्मल सेक्टर्स आर मॉनिटर बाय द आर मॉनिटर एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई, ये गलत है। अगर यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर लिखा होता तो हम मान सकते थे कि हाँ, आरबीआई रेगुलेट करता है, क्योंकि आरबीआई जो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है उसको गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है। और जो बाकी के छोटे छोटे बैंक हैं लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, ये सब इसके आरबीआई के अंडर में रहकर काम करते हैं। ये क्योंकि आरबीआई एक हेड बॉडी है, आप कंसिडर कर सकते हो कि आरबीआई एक हेड बॉडी है और बाकी के बैंक उसके अंडर में रहकर काम करते हैं। तो वो फॉर्मल सेक्टर होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ना ही मॉनिटर करता है। तो स्टेटमेंट 2 आपकी गलत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज incorrect. That is why option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, is your correct answer. You will have to mark option C. It's your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.